जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ चुनिंदा बड़ी खबरें। तो बड़ी खबरों में खबर निकल कर आ रही है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की नातिन यानी पोती सौंदर्या ने आत्महत्या की। उसी के साथ खबर आ रही है कि खान सर दबाव में आ गए हैं। उन्होंने छात्रों से प्रोटेस्ट ना करने को कहा है, वीडियो भी जारी किया है। इसी के साथ सियासत काफ़ी भड़की है, आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली है। रेलवे भर्ती बोर्ड का जो अभी कांड हुआ है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके रिलेटेड अब राजनीति भी इसमें घुस गई है। तेज प्रताप यादव के लिए बड़ा मौका है इस बार। उन्होंने जो छात्र शक्ति परिषद बनाई है वो सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने वाली है, तो अपनी सत्ता की रोटी सेकने की लालच में है कई लोग। उसी के साथ खबर आ रही है गुजरात से किशन भरवाड़ की हत्या में कौमी माहौल बिगड़ने की आशंका है। साथ ही में खबर आ रही है लापता अरुणाचल का युवक जिसको चीनी सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था, अपहरण कर लिया था, उसको छोड़ दिया गया है। उसी के साथ जानेंगे सोने चांदी का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुनिंदा है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 29 जनवरी 2022 और दिन हो चुका है शनिवार। तो पहली बड़ी खबर में जानेंगे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की पोती सौंदर्या ने की आत्महत्या। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की नातिन डॉक्टर सौंदर्या VY ने शुक्रवार सुबह वसंत नगर में अपने फ्लैट में पंखे से फंदा लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। पुलिस द्वारा की गई जानकारी के मुताबिक निजी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर सौंदर्या जो 30 साल की थी, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया इसका भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता येदियुरप्पा की दूसरी बेटी पद्मावती की पुत्री सौंदर्या की शादी उसी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर नीरज S से 2018 में हुई थी। असल पुलिस ने ये भी बताया कि शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे नीरज ड्यूटी पर निकल गए थे और आशंका जताई जा रही है कि 2 घंटे बाद सौंदर्या ने आत्महत्या कर ली। घटना का पता तब चला जब घरेलू सहायिका ने काम करने के लिए दरवाजा बार बार खटखटाया लेकिन आवाज नहीं आई। घरेलू नौकर ने डॉक्टर नीरज को सूचित किया। नीरज ने भी सौंदर्या को फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब दरवाजे को तोड़ा गया तो सौंदर्या फंदे से लटकी मिली। बाद में शव को बोरिंग अस्पताल ले जाया गया जहां पोस्टमार्टम किया गया। तो येदियुरप्पा की नातिन, कर्नाटक के पूर्व CM येदियुरप्पा की नातिन ने सुसाइड कर लिया है। इस केस में जो भी अपडेट आती है हम आपको CMN पर बताते रहेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे बिहार में बवाल जगह जारी है। राजधानी सहित कई जिलों में सड़कें जाम कर ट्रेन भी रोकी। जी हां दोस्तों, आप फोटोज में देख सकते हैं भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर लगाए हुए बैनर के साथ में छात्र संघ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। खबर जानते हैं क्या है। आगजनी की घटनाएं भी आप देख सकते हैं, टायर जलाए, रस्तों को रोका गया। दरअसल हाइलाइट्स में हम जानेंगे कि बिहार में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, रेलवे की परीक्षा में अनियमितता के खिलाफ छात्र संगठनों का बिहार बंद, पटना समेत पूरे राज्य भर में असर दिखा। हालांकि राजनीतिक दलों एवं छात्र संगठनों से नहीं जुड़े लेकिन सामान्य विद्यार्थी व छात्र इससे दूर ही रहे। आपको बता दें कि कई छात्र संगठन और राजनीतिक दल भी अब इसमें कूद चुके हैं। तो क्या कुछ होता है इस मुद्दे में अपडेट जरूर मिलेगा। बढ़ते अगली खबर की और, इस खबर में है खान सर की अपील, बंद में शामिल न हो छात्र। फिर YouTube पर वीडियो जारी कर कहा रेलवे ने सारी मांगे मान ली है, अब पढ़ाई करें। जी हां दोस्तों, खान सर का नाम भी काफी उछल रहा है, कहीं न कहीं नेशनल सेलिब्रिटी बन चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका काफी नाम आ रहा है। YouTube चैनल शुरू किया उसके बाद ये पहली बार है कि उनका नाम किसी बड़े मुद्दे में आया है। दरअसल खान सर ने ही रेलवे में हुई धांधली के बारे में एक वीडियो पोस्ट किया था। आपको बता दें कि छात्रों को उकसाने का आरोप झेल रहे खान सर अब सामने आ गए हैं। उन्होंने YouTube चैनल पर शुक्रवार सुबह वीडियो जारी कर छात्रों से बिहार बंद में शामिल न होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 28 जनवरी को होने वाले प्रोटेस्ट में कोई भी छात्र हिस्सा न ले क्योंकि रेलवे ने आप लोगों की मांगों को मान लिया है। खान सर ने ये भी कहा है कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट होगा, 20 गुना ज्यादा रिजल्ट दिया जाएगा, आपकी लड़ाई में हम खड़े हैं, वगैरह वगैरह। खान सर ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान न पहुंचाने की बात भी कही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में है खान सर आजाद है। यूपी में चुनाव है, IPC की 14 धाराओं के तहत केस दर्ज है, फिर भी आजाद है और रहेंगे। दरअसल खान सर YouTube पर लोगों को पढ़ाते हैं, जनरल स्टडीज का नॉलेज देते हैं। तो क्या कुछ है उन पर केस जानेंगे। दरअसल
ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों, उसके तहत खान सर पर भड़काने का आरोप लगा था। एफआईआर भी हुई है, तो पुलिस प्रशासन ने भी एफआईआर के मामले में संभल कर कदम बढ़ाया है। कैसे, इसे समझने के लिए उन धाराओं को समझना जरूरी है जिस तहत खान सर के अन्य कोचिंग संचालकों के खिलाफ पत्रकार नगर थाना में मामला दर्ज हुआ है। आईपीसी की जो 14 धाराएं लगाई गई है, उनमें 147, 148, 149, 151, 152, 186, 187, 188, 330, 332, 353, 504, 506 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। चर्चा में तो यह है कि खान सर की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है, लेकिन कानून की जानकारों की माने तो ऐसा नहीं होगा। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल से कम सजा वाले मामलों में ये व्यवस्था की है कि पुलिस को 41 सीआरपीसी के तहत उसमें नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे में खान सर को अरेस्ट करने के पहले पुलिस को नोटिस देना होगा और साथ ही नोटिस देने के साथ ही बेल बॉन्ड भी देना होगा, जिस पर तुरंत बेल भी हो जाएगी। तो खान सर अब इतने बड़े धोखे में नहीं है। बढ़ती अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे तेज प्रताप भी बिहार बंद में सड़क पर उतरेंगे, अपने संगठन के झंडे के साथ ताकत दिखाने उतरेंगे। तेजस्वी फिर से नहीं दिखेंगे। क्या दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के लिए अब कहीं न कहीं अपनी सत्ता की रोटी सेकने का मौका आ गया है। आलोचनाओं का सामना झेल रहे, हमेशा मजाक का पात्र बनने वाले तेज प्रताप के पास अब एक मौका है। जो छात्र शक्ति परिषद उन्होंने बनाया था, उसका अब असर दिखाने का मौका है, उसको आजमाने का मौका है। तो क्या कुछ है, देखते हैं। छात्र संगठनों ने 28 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान किया था, जिसको राजद सहित महागठबंधन के बाकी दलों यानी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने भी समर्थन किया था। इसको पप्पू यादव की पार्टी जाप और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के संगठन छात्र जनशक्ति परिषद ने भी अपना समर्थन दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर बंद में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वे हनीमून पर है। आपको बता दें कि छात्र जनशक्ति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप यादव ने मीडिया को बताया कि तेज प्रताप यादव भी बंद में उतरने वाले हैं और आगे भी जो भी प्रोटेस्ट होगा उसमें छात्रों का साथ देंगे। जानते हैं अगली खबर। इस खबर में है, संगीत एक गूढ़ विषय है, भारतीय संगीत को दुनिया भर में फैलाए, पीएम मोदी ने दिया बयान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोगों से भारतीय संगीत को दुनिया में लेकर जाने का आग्रह करते हुए इस क्षेत्र में संगीत आधारित स्टार्टअप बनाकर प्रौद्योगिकी को अपनाने का आह्वान किया है। पंडित जसराज सांस्कृतिक प्रतिष्ठान की शुरुआत के अवसर पर एक डिजिटल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि संगीत की दुनिया में प्रौद्योगिकी ने व्यापक पहुंच बनाई है। दरअसल ये बयान मोदी जी ने तब दिया जब पंडित जसराज की 92वीं जन्म जयंती पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में है, महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों का निलंबन रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों के 1 साल के निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप में विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है जिस सत्र में हंगामा हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी इस मसले पर कल टिप्पणी की थी। तो जो भी विधायक है उन पर अब निलंबन नहीं रहेगा। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, बिना कारण बताए मेरे हेलीकॉप्टर को रोका गया, भाजपा की साजिश, अखिलेश यादव का आया बयान। दरअसल चुनावी माहौल चल रहा है, सारे नेता अपने अपने प्रचार में जुड़े हैं। तो अखिलेश यादव भी अपना हेलीकॉप्टर लेकर प्रचार करने गए थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, देखते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि बिना कोई कारण बताए उनके हेलीकॉप्टर को दिल्ली में रोक कर रखा गया है, जिससे वह चुनाव संबंधी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए मुजफ्फरनगर नहीं जा पाए हैं। इसके कारण वे दिल्ली में ही फंसे हैं। हालांकि आधे घंटे बाद उन्होंने अन्य ट्वीट करके बताया कि उनको उड़ान की इजाजत मिल गई है। दरअसल उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी भी यहां से उड़ान भर चुके हैं। हारती हुई भाजपा की यह हताशा भरी साजिश है, जनता सब जानती है। तो इस पर भी अखिलेश यादव ने पॉलिटिक्स खेल ली है। कभी कभी होता है एयर ट्रैफिकिंग के कारण या कोई हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उड़ रहे हो तो थोड़ी देर के बाद आपको परमिशन मिलती है, लेकिन नेता लोगों को तो छोटी छोटी चीजों में पॉलिटिक्स करने की आदत है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे, एनसीसी के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कैडेट्स को दिया मंत्र, कहा राष्ट्रभक्ति से कोई भक्ति बड़ी नहीं होती।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित किया। पीएम ने एनसीसी को अपने संबोधन में कहा कि इस समय देश को अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब युवा देश इस तरह के अवसर का साक्षी बनता है तो उसके उत्सव में अलग ही उत्साह दिखता है। ये उत्साह में करियप्पा ग्राउंड में भी मैंने देखा। मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में जो कार्य हुए वे आगे भी होते रहेंगे। इसका दारोमदार युवाओं पर है। जो भी एनसीसी एनएसएस में है वे ज्यादातर इसी सदी में पैदा हुए हैं और युवा है। आपको ही 2047 तक देश को आन बान शान के साथ आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित किया था और खुद पगड़ी पहनकर एनसीसी का बेस लगाकर भी वो नजर आए थे। बढ़ते अगले समाचार की ओर। इस समाचार में जानेंगे एमपी बोर्ड एग्जाम के बारे में। फरवरी से 25 मार्च तक होगी 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो कोरोना महामारी के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम की तारीख घोषित कर दी है। इस घोषणा के तहत स्कूलों में 12 फरवरी से 25 मार्च तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं का आयोजन किया जाएगा। प्राइवेट छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 18 फरवरी से 20 मार्च तक होगी। आपको बता दें कि परीक्षाओं के अंक सिर्फ ऑनलाइन दर्ज कराने के निर्देश स्कूलों को दिए गए हैं। बीएसई के मुताबिक राज्य सरकार के शासकीय और निजी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की कक्षा के प्रायोगिक परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होगी। 25 मार्च तक सभी स्कूलों की प्रायोगिक परीक्षा को लेकर अंक पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करना होगा। प्राइवेट छात्रों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम 18 फरवरी से 20 मार्च तक लिए जाएंगे। प्राइवेट छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उनके लिए आवंटित परीक्षा केंद्र में ही आयोजित की जा सके। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन और हस्तलिखित अंक मान्य नहीं होंगे। तब ऑनलाइन ही परीक्षा होगी। ऑफलाइन परीक्षा के अंक मान्य नहीं होंगे, जिसका सभी एमपी के स्टूडेंट ध्यान रखें। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में है झारखंड के गिरिडीह में माओवादियों का उत्पात, रेलवे लाइन और मोबाइल टावर उड़ाया। क्या दोस्तों, झारखंड के गिरिडीह में माओवादियों का उत्पात जारी है। भाकपा और माओवादियों के उग्रवादी संगठनों ने 24 घंटे के अपने बिहार झारखंड बंद के दौरान बीती रात लगभग 12:30 बजे हावड़ा नई दिल्ली मार्ग धनबाद गया रेलखंड में विस्फोट कर रेल लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे करीब 6 घंटे तक रेल का परिचालन बंद रहा और सुबह लगभग 6:30 बजे रेल यातायात शुरू हो गया। इस बीच माओवादियों ने हजारीबाग में एक मोबाइल टावर को भी उड़ा दिया था। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे असम में 246 उग्रवादियों ने समर्पण किया। 2 संगठन फरवरी में हथियार डालेंगे। तो असम में गुरुवार को यूनाइटेड गोरखा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन यूजीपीओ और तिवा लिबरेशन आर्मी टीएलए के कुल 246 उग्रवादियों ने गुवाहाटी प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के सामने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इसमें 169 उग्रवादी यूजीपीओ के और 77 उग्रवादी टीएलए के हैं। आपको बता दें कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों का मुख्य धारा में स्वागत करते हुए शर्मा ने कहा कि बराक घाटी के 2 और ब्रू रियांग उग्रवादी संगठन फरवरी में हथियार डाल देंगे। उन्होंने उग्रवादियों के समर्पण के लिए आयोजित औपचारिक कार्यक्रम में कहा कि उल्फा और कामातपुरा लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ही राज्य में उग्रवादी संगठन बचे रह जाएंगे। तो अब उग्रवादी संगठन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। बढ़ती अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे अरुणाचल प्रदेश के लापता युवक को चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना को सौंपा। किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। एक फ्रेंडशिप गेट बनाया गया इंडिया चाइना की बॉर्डर पर, वहां से इस युवक को भेजा गया। किरेन रिजिजू ने इस पर ट्वीट भी किया है। हम आपको बता दें कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को बताया कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के लापता युवक को भारतीय सेना को सौंपा है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले से 19 वर्षीय मिराम टेरॉन 18 जनवरी को लापता हो गया था। मंत्री ने एक ट्वीट में बताया कि लड़के की चिकित्सीय जांच सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि चीन के पीएलए ने अरुणाचल प्रदेश के मिराम टेरॉन को भारतीय सेना को सौंप दिया है। चिकित्सीय जांच सहित अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है, जो कि जरूरी है कोविड-19 के चलते। बढ़ते अगली खबर की और इस समाचार में जानेंगे हिमाचल में सर्दी का सितम। उत्तर भारत में कई राज्यों में अभी भी कम नहीं होगी ठंड। तो ठंड का सितम जारी है, कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो कहीं बर्फबारी। इसी के साथ अब खबर आ रही है हिमाचल में। हिमाचल के धर्मशाला में ठंड, कोहरे और बारिश ने परेशानी बढ़ाई है। जनवरी माह के दौरान हिमाचल में सबसे अधिक हिमपात कंगड़ा के बड़गांव में हुआ है। जनवरी 2022 में शिमला में 150.3 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी थी।
देखते अगले समाचार। इसमें है अमेरिकी कनाडा सीमा के पास मृत मिले भारतीय परिवार की पहचान हुई, ठंड की चपेट में आने से हुई थी मौत। तो अमेरिका कनाडा सीमा के पास मृत मिले 4 भारतीय नागरिकों के परिवार की पहचान हो गई है। कनाडा के अधिकारियों ने बताया कि परिवार कुछ समय से देश में था और उन्हें कोई सीमा पर ले गया था। मामला मानव तस्करी का प्रतीत होता है। मैनीटोबा के रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने कहा कि मृतकों की पहचान जगदीश बलदेव पटेल, वैशाली जगदीश पटेल, विहंगी जगदीश पटेल और धार्मिक जगदीश कुमार पटेल, जो कि 3 साल का बच्चा भी उनके साथ था, उसके तौर पर हुई है। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य थे जो 19 जनवरी को कनाडा अमेरिका सीमा से लगभग 12 मीटर दूर मैनीटोबा के इमर्सन के पास मृत मिले थे और ठंड के कारण, दोस्तों बर्फबारी के कारण उनकी मौत हुई थी। -13 डिग्री टेम्परेचर था। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में है उत्तर कोरिया ने इस महीने अब तक का 6 बार मिसाइल परीक्षण किया, अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश जारी। उत्तर कोरिया ने इस महीने 6ठी बार अपने हथियारों का परीक्षण करते हुए बृहस्पतिवार को 2 संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में दागी। दक्षिण कोरिया की सेना ने यह जानकारी दी। विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षण गतिविधि में उत्तर कोरिया की असामान्य रूप से तेजी, उस पर और उसके परमाणु निरस्त्रीकरण कार्यक्रम के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों को कम करने के उद्देश्य से लंबे समय से रुकी वार्ता को लेकर बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाना है। तो अब किम जोंग उन बार-बार मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश भी जारी है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है नेताजी की प्रतिमा पर ट्वीट करना जावेद अख्तर को पड़ा महंगा, यूजर्स ने कर दिया ट्रोल। जहाँ दोस्तों शायर, गीतकार, बॉलीवुड में कार्यरत जावेद अख्तर का नाम फिर से एक बार सुर्खियों में है। बीते रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर उनके होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था, जिससे लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब इस मामले में गीतकार जावेद अख्तर ने प्रतिमा के पोजीशन पर अपना पक्ष रखा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल काटा जा रहा है। दरअसल जावेद अख्तर ने नेताजी की प्रतिमा के पोजीशन के चुनाव को लेकर असंतुष्टि जताते हुए एक ट्वीट किया, जिसके बाद वह खुद भी बहुत ट्रोल हो रहे हैं। तो जानते हैं ट्वीट में जावेद अख्तर ने क्या लिखा। नेताजी की प्रतिमा का विचार तो अच्छा है, लेकिन प्रतिमा को लेकर पसंद सही नहीं है। पूरे दिन इस प्रतिमा के इर्द गिर्द ट्रैफिक चलता रहेगा और प्रतिमा का पोज सैल्यूट करते हुए होगा। उनकी यह प्रतिष्ठा के हिसाब से ठीक नहीं है। यदि प्रतिमा में वैसे बैठे हुए होते या अपने हाथ को हवा में लहराते हुए ऐसा कोई नारा लगा रहे होते तो अच्छा होता। जावेद अख्तर का ये तर्क भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में है एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण की 69 साल पुरानी गलती को मोदी सरकार ने सुधारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया बयान। जी दोस्तों, प्राइवेटीकरण बहुत ही खराब चीज है, लेकिन फिर भी बीजेपी प्राइवेटीकरण कर रही है और उनके नेता इस चीज को बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि जैसे ये जनता के पक्ष में हो, पूंजीवाद के पक्ष में ना हो। लेकिन बात तो यही है कि बीजेपी गवर्नमेंट पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है, प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दे रही है और उनके नेता लोगों मोदी जी की तारीफ करके उनकी गलतियों को ढांक देते हैं। दरअसल 69 साल के लंबे इंतजार के बाद एयर इंडिया की कमान फिर से टाटा ग्रुप के पास चली गई है। एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप को सौंपे जाने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण के फैसले को गलत बताया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि एयर इंडिया के राष्ट्रीयकरण की 69 साल पुरानी गलती को सुधारा गया है। एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया पूरी होने पर उनसे बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि विनिवेश की प्रक्रिया का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जो कि एक चापलूसी वाला बयान है। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे कोर्ट के फैसले के बाद व्हाट्सएप ला रहा है ये एक जबरदस्त फीचर, ग्रुप एडमिन को मिलेगी एक्स्ट्रा पावर। जानते हैं क्या है जानकारी है। तो व्हाट्सएप एक नए फीचर पर काम कर रहा है। इस मॉडरेशन फीचर को पेश किया जा सकता है। यह फीचर व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को ज्यादा अधिकार देगा। नए फीचर के आने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन ग्रुप के किसी भी यूजर के मैसेज को डिलीट कर सकेगा। इसके तहत ये फीचर टेलीग्राम में दिया जाता है। व्हाट्सएप का मॉडरेशन फीचर जल्द ही एंड्रॉइड और आईओएस के लिए व्हाट्सएप बीटा टेस्टिंग के बाद जल्द ही रोल आउट होने की संभावना है। देखते अगले समाचार, इसमें जानेंगे चंडीगढ़ की तर्ज पर पाबंदियों में छूट की तैयारी, 10वीं 12वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं, नई गाइडलाइन में हट सकता है संडे कर्फ्यू। राजस्थान से आ रही है खबर।
तो राजस्थान सरकार कोरोना की नई गाइडलाइन की तैयारी कर रही है। इसमें पाबंदियों पर कुछ छूट मिल सकती है। प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में 31 या 1 फरवरी से 31 जनवरी से या 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुलने पर निर्णय हो सकता है। दोस्तों, अभी 30 जनवरी तक के लिए शहरी क्षेत्रों के स्कूल बंद किए गए हैं। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट तैयार किया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद कभी भी नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। देखते अगली न्यूज अपडेट। इसमें है गया में हिंसक प्रदर्शन मामले में 13 लोग गिरफ्तार। 3 थानों में 1200 अज्ञात उग्र छात्रों के खिलाफ केस दर्ज। 100 प्रदर्शनकारियों की हुई शिनाख्त। तो गया में भी रेलवे धांधली को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। गया जंक्शन और रेल पटरियों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ 3 थानों की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 1200 अज्ञात छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि दर्ज किए गए केस में 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पकड़े गए छात्रों के नाम का पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। यह केस जीआरपी डेला और सिविल लाइंस थाने में दर्ज किए गए हैं। देखते अगले समाचार। इसमें है फरवरी के पहले हफ्ते तक कड़ाके की ठंड। रायपुर से आ रही है कोल्ड वेव की खबर। तो हिमालयी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और उत्तर से आ रही सूखी ठंडी हवाओं की वजह से पूरा छत्तीसगढ़ शीतलहर की चपेट में आ गया है। जगदलपुर जैसे थूर दक्षिण के शहर के न्यूनतम तापमान में भी 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति है। वहां अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4-5 डिग्री कम हो गया है। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में ठंड हवा और कोल्ड वेव के चलते मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। देखते अगली खबर। इसमें जानेंगे महाराष्ट्र में दुकानों और सुपरमार्केट में बिकेगी शराब। उद्धव कैबिनेट ने दी मंजूरी। भाजपा ने यह कहा कि पूरी तरह शराबियों को समर्पित सरकार। यह दोस्तों, महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने सुपरमार्केट सहित अन्य 1000 वर्ग फीट के दुकानों में वाइन बेचने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी है। भाजपा विधायक एवं पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने महाविकास आघाड़ी सरकार के इस निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि ठाकरे सरकार पूरी तरह से शराबियों को समर्पित है। देखते अगली खबर। इसमें है आईएएस नितिन खाड़े को राष्ट्रीय पुरस्कार। असम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नक्सलवाद पर कसी नकेल बीड़ के सीईओ के रूप में हुए थे फेमस। तो मराठी भाषी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नितिन खाड़े की गिनती कुछ और नया अच्छा कर दिखाने वाले रिजल्ट ओरिएंटेड अधिकारियों में, ईमानदार अधिकारियों में होती है। असम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी संभालने वाले इस अधिकारी ने उस वक्त सबसे पहले नक्सलियों की नकेल कसी। चुनाव में उपद्रव करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ निडरता से एफआईआर दर्ज कर उन्हें कानून का पाठ पढ़ाया और सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर राज्य में जातीय और वांशिक हिंसाचार होने से भी रोका था। तो आईएएस नितिन खाड़े को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहा है। तो सीएमएम की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में जानेंगे एनआरआई बहन रोते हुए बोली, पिता और माता की मौत के बाद हमें लावारिस छोड़ दिया। रिश्तों पर झूठा बयान दिया। पारिवारिक विवाद में गिरे नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब की सियासत के गलियारों से आ रही है खबर। जी हां दोस्तों, उनकी बहन बोली कि शेरी बहुत क्रूर है। दरअसल पंजाब का सीएम बनने की दौड़ में लगे कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पारिवारिक विवाद में गिर गए हैं। सिद्धू की एनआरआई बहन सुमन तूर ने आरोप लगाया कि सिद्धू ने पिता भगवंत सिद्धू की मौत के बाद मां निर्मल भगवंत और बड़ी बहन को घर से निकाल दिया। इसके बाद मीडिया में बयान देकर झूठ बोला कि मेरे माता पिता न्यायिक तौर पर अलग हुए। सिद्धू उस वक्त अपनी उम्र 2 साल की बता रहे हैं, लेकिन वह सब झूठ है। तो नवजोत सिंह सिद्धू अब पारिवारिक मुद्दे में गिर चुके हैं। काफी इच्छा थी उनको सीएम पद में आगे निकलने की, सीएम पद का उम्मीदवार बनने की, लेकिन उनके मंशाओं पर अब पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते अगली खबर। ये खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात में किशन भरवाड़ की हत्या का है केस। कौमी माहौल बिगाड़ने की है आशंका। जहां दोस्तों, अहमदाबाद जिले के धंधुका शहर मोढवाड़ा सुंदकुआ इलाके में मंगलवार शाम गोली मारकर की गई किशन बोड़िया भरवाड़ की हत्या के विरोध में धंधुका में लगातार चौथे दिन शुक्रवार को भी स्थिति तनावपूर्ण दिखी। तनाव की स्थिति को देखते हुए शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। तो इस मामले में पुलिस ने कथित तौर पर 2 मौलवियों को हिरासत में लिया है। बढ़ती तनाव के बीच गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं उनके परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि गुजरात पुलिस लगातार काम कर रही है और उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। दरअसल बुधवार को पूरे शहर में बवाल मचा रहा। मंगलवार को ही वारदात के बाद कई हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए और शहर में जमकर बवाल मचा। और आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने अब कौमी माहौल बिगाड़ने की जैसे कि ठान ली हो, वैसे ही ये लोग
आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। बुधवार को भी भारी पुलिस सुरक्षा के बीच किशन का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भी जगह जगह तोड़फोड़ और आग लगाने की घटनाएं भी सामने आई। तो इस खबर में क्या कुछ अपडेट आती है, हम सीएमएम पर आपको बताते रहेंगे। देखते अगले समाचार। तो इसमें है एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री का पोस्ट, जिस पोस्ट से उनकी आरएसएस वाली मानसिकता झलक दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, ये पोस्ट है उच्च शिक्षा मंत्री की। दरअसल क्या है, हम आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के सोशल मीडिया पर की एक पोस्ट से बवाल मच गया है। इस पोस्ट में मोहन यादव ने बिना नाम लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फर्जी कहा, साथ ही नेहरू गांधी परिवार पर भी तंज कसा है। उन्होंने 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों पर बिना नाम लिए निशाना साधा है। मंत्री मोहन यादव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि गणतंत्र दिवस की परेड में सिर्फ सुभाष चंद्र बोस, पटेल और सनातन संस्कृति की झलक थी। मेरा देश सही में बदल रहा है। परेड में न तो देश के फर्जी पिताजी थे, ना ही देश के फर्जी चाचा थे, ना ही लोहे की महिला थी, ना ही कंप्यूटर के आविष्कारक। इसके बाद सोशल मीडिया पर घमासान मचने लगा है। मंत्री मोहन यादव के इस विवादित पोस्ट पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। उज्जैन कांग्रेस ने इस पोस्ट के तहत मोहन यादव की महापुरुषों और देश के 3 पूर्व प्रधानमंत्री की शहादत को भूलकर गोडसे वाली मानसिकता करार दिया है। जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष रवि राय ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल सनातन धर्म की बात का स्वागत योग्य है, लेकिन मंत्री की गोडसे विचारधारा ने बता दिया कि वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में गलत कह रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। उन पर ऐसा बयान देकर उच्च शिक्षा मंत्री समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस के पर्व पर इस तरह की पोस्ट की हम निंदा करते हैं और यह मानसिकता आरएसएस, बीजेपी और गोडसे की है, जो कि सनातन सत्य है। दोस्तों 101% सत्य है। फोटो में भी आप देख सकते हैं कि ये लोग अपना लुकआउट अलग दिखाने के लिए, अपना लुक अलग दिखाने के लिए या तो चोटी रखेंगे, तिलक रखेंगे और हमेशा ही हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की नहीं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर में है सोने का भाव क्या कहता है सर्राफा बाजार, कहां तक पहुंचा सोने और चांदी का आंकड़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धातुओं की कमजोर कीमतों और रुपए की मजबूती के बीच राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को सोना 423 रुपए की गिरावट के साथ 47,777 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। पिछले कारोबार में सोना 48,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। बात करें चांदी की, तो चांदी में भी 1,105 रुपए की गिरावट के साथ 61,652 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पिछले कारोबार में 62,757 रुपए प्रति किलोग्राम थी। तो अब जानते हैं भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान 29 और 30 जनवरी को पश्चिमी हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात संभव है। अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश संभव है और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत, तटीय तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल, लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है। उसी के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी शीतलहर की स्थिति जारी रह सकती है और तापमान 6-7 डिग्री से नीचे जा सकता है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट की खबरें यहीं समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।